हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न का मॉडल आंसर डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन का टॉपिक है वह है पोवर्टी यानी कि गरीबी। आपने न्यूज में देखा होगा कि हाल ही में गरीबी के अनुमान से संबंधित कई सारे रिपोर्ट जारी किए गए हैं, चाहे वह नीति आयोग का रिपोर्ट हो या फिर यूएनडीपी का रिपोर्ट हो। तो इसीलिए आगामी मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित प्रश्न हमने मॉर्निंग में आपको टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पर प्रोवाइड करा दिया था। आज उसी प्रश्न का मॉडल आंसर मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर बीपीएससी सिलेबस को देखा जाए तो बीपीएससी सिलेबस के अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक है गरीबी से संबंधित या फिर गरीबी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, तो आज का जो टॉपिक है वह बीपीएससी सिलेबस के अंतर्गत जीएस पेपर 2 सेक्शन 2, जिसमें कि आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमी सेक्शन कवर करनी है, उसमें आज का टॉपिक सिलेबस के अंतर्गत फिट आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने आंसर राइटिंग कर लिया होगा और जो मैं यहां पर मॉडल आंसर डिस्कशन करूंगा उसके जरिए आप अपने आंसर का सेल्फ इवेल्युएशन कर सकेंगे और जो कुछ भी आपकी क्वेरी होगी वो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी क्वेरी को बता सकते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले यहां पर प्रश्न को देखिए। प्रश्न देखिए, कई सेक्शन में यहां पर पूछा गया है। भारत में गरीबी अनुमान पर चर्चा करते हुए गरीबी के लिए जिम्मेदार कारकों की व्याख्या करें। पहला सेक्शन है कि भारत में गरीबी अनुमान पर चर्चा करिए। वर्तमान समय में गरीबी कितनी भारत में विद्यमान है, विभिन्न रिपोर्टों के जरिए आपको इसे प्रदर्शित करनी है। दूसरा नंबर पे क्या आपको बताना है, गरीबी के लिए जिम्मेदार कारक की व्याख्या करें, यानी कि गरीबी आखिर भारत में क्यों विद्यमान है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण गरीबी भारत में देखने को मिलती है, यह दूसरे नंबर पे आपको बताना है। अगला है भारत सरकार के द्वारा गरीबी दूर करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, यानी कि भारत सरकार की गरीबी दूर करने के लिए क्या महत्वपूर्ण रणनीति है, उस रणनीति को साझा करिए। उन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आप उत्तर में उल्लेख करिए जो कि गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई है। और प्रश्न का अंतिम सेक्शन है, हाल ही में जारी किए गए वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत की स्थिति का वर्णन करें। अंत में आपको क्या देनी है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का आपको रिपोर्ट वहां पर बताना है, जिसमें भारत की क्या स्थिति है, भारत में गरीबी में कितनी गिरावट आई है, ये आपको बताना है रिपोर्ट के डेटा के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न देखिए, 4 महत्वपूर्ण सेक्शन में प्रश्न पूछा गया है। थोड़ा सा प्रश्न के हिसाब अगर देखा जाए, चूंकि 38 नंबर का प्रश्न है, 38 नंबर में वहां पर आपको 3.5 से 4 पेज के आसपास आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, और इतने पेज के अंतर्गत ये 4 महत्वपूर्ण सेक्शन को आपको समाहित करना है। तो राइटिंग स्किल पर डिपेंड करेगी कि आप 4 पेज के अंतर्गत, 3.5 पेज के अंतर्गत इन सभी सेक्शन को किस प्रकार आप अपने उत्तर में शामिल कर सकते हैं और इसी के आधार पर आपकी मार्किंग होगी। आइए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देखते हैं, इसके बाद एक एक करके जो यहाँ पर 4 सेक्शन में प्रश्न पूछा गया है उन महत्वपूर्ण सेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन अगर देखा जाए तो चूंकि इसके लिए हमने आपको रेफरेंस के रूप में हमने बताया था कि क्लास 9th की एनसीईआरटी जो है उसका चैप्टर नंबर 3 पोवर्टी से संबंधित है और उसमें आप देखेंगे कि गरीबी अनुमान की चर्चा की गई है। गरीबी के कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक है ये भी एनसीईआरटी में बताया गया है, गरीबी की डिफिनीशन और यहाँ तक कि निर्धनता निरोधी कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं उन सब की चर्चा आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। तो आपने एनसीईआरटी बुक जो हमने पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कराया था, अगर वो आपने पढ़ लिया होगा तो इस प्रश्न का उत्तर लिखने में आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियतें हुई होगी। आइए इंट्रोडक्शन से उत्तर हम लोग शुरुआत करते हैं। गरीबी एक प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्या है। आप जान रहे हैं कि गरीबी के पीछे एक आर्थिक समस्या भी है गरीबी और एक सामाजिक समस्या भी है। कई सारे ऐसे पहलू हैं जो कि गरीबी के लिए जिम्मेदार हैं और आर्थिक कारक में कौन कौन गरीबी के लिए जिम्मेदार हैं और सामाजिक कारक कैसे गरीबी के लिए जिम्मेदार हैं, ये मैं गरीबी के कारण में बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो गरीबी एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक समस्या है। हाल ही में जारी किए गए बहुआयामी गरीबी सूचकांक में
गरीबी में कमी को प्रदर्शित किया गया है। भारत सरकार विभिन्न प्रयासों के माध्यम से वर्ष 2030 तक एसडीजी लक्ष्य 1 के अंतर्गत शून्य गरीबी यानी कि जीरो पॉवर्टी की दिशा में कार्य कर रही है। कल के उत्तर में हमने बताया था कि आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को ऐड करें उत्तर में अगर पॉसिबल हो पाए तो। जैसे कल का प्रश्न क्या था, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड था, तो एसडीजी 2 हमने चर्चा किया था, भूखमरी को समाप्त करना। लेकिन अगर आप एसडीजी 1 देखेंगे तो एसडीजी 1 में शून्य गरीबी जीरो पॉवर्टी की चर्चा की गई है, यानी कि 2030 ईस्वी तक सभी देशों से आशा की गई है कि वे अपने देश के अंतर्गत गरीबी को शून्य करें, यानी कि गरीबी को समाप्त करें। तो इस दिशा में भारत सरकार, बिहार सरकार कई अपने स्कीम के माध्यम से या विकास प्रक्रिया के माध्यम से शून्य गरीबी की दिशा में लगातार काम कर रही है। ठीक है, तो यह यहां पर संक्षिप्त इंट्रोडक्शन हो गया और काफी सारगर्भित इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। अब चूंकि प्रश्न गरीबी से संबंधित है तो आप यहां पर 1-2 वाक्य में गरीबी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर हमने लिखा है गरीबी से अभिप्राय है। अब सोचकर देखिए कि आखिर गरीबी किसे कहा जाएगा, गरीब व्यक्ति कौन होगा। तो स्वाभाविक है कि जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए वही गरीब व्यक्ति होगा। जिसके पास खाने के लिए भोजन ना हो, रहने के लिए आवास ना हो, पहनने के लिए वस्त्र ना हो, है ना, पढ़ने के लिए शिक्षा की सुविधा ना हो, वही व्यक्ति तो गरीब होगा ना। तो गरीबी से अभिप्राय है जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग की आवश्यकताओं को प्राप्त करने की असमर्थता, यानी कि जब व्यक्ति अपने जीवन की बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, वस्त्र, आवास आदि को पूरा करने में असमर्थ हो तो वैसी स्थिति को गरीबी की संज्ञा दी गई है। यानी कि वैसा व्यक्ति जिसके पास न तो खाने के लिए भोजन हो, न तो पहनने के लिए वस्त्र हो और न ही रहने के लिए आवास हो, वह व्यक्ति गरीब माना जाएगा। तो यहाँ पर एक सेंटेंस, दो सेंटेंस के माध्यम से हमने यहाँ पर गरीबी को डिफाइन किया। अब प्रश्न का पहला सेक्शन है गरीबी अनुमान पर चर्चा करते हुए, यानी कि गरीबी अनुमान आपको यहाँ पर प्रदर्शित करना है। यह भी एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है गरीबी अनुमान के बारे में। ठीक है, तो भारत में अगर आप देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से गरीबी अनुमान से संबंधित योजना आयोग के द्वारा कई सारे कमेटी, योजना आयोग कई सारे कमेटी हैं यहाँ पर गठित किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है लकड़ावाला समिति। लकड़ावाला समिति ने गरीबी को डिफाइन करते हुए कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर गरीबी का मापन किया जाना चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1993-94 में लगभग आधी आबादी से थोड़ा सा कम, यानी कि लगभग 45% जो आबादी है वह गरीब था। इसमें ग्रामीण जनसंख्या देखेंगे तो 50% और शहरी जनसंख्या 31.8 यानी कि लगभग 32% गरीब है। ठीक है, यानी कि लकड़ावाला समिति के अनुसार गरीबी अनुमान कितना निकल कर आया, 1993-94 में लकड़ावाला समिति के अनुसार गरीबी अनुमान कितना था, लगभग 45% गरीबी अनुमान था, जिनमें ग्रामीण जनसंख्या 50% और शहरी जनसंख्या लगभग 32% थी। ठीक है, तो इस समिति के अनुसार गरीबी अनुमान हो गया। अगला आप देखेंगे सुरेश तेंदुलकर समिति, बहुत महत्वपूर्ण है। सुरेश तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को डिफाइन करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 27 रुपये से कम खर्च कर रहा हो तो वह व्यक्ति गरीब होगा, और शहरी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 33 रुपये से कम खर्च कर रहा हो तो वह व्यक्ति गरीब माना जाएगा। अब देखिए, सोचकर देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप 27 रुपये से कम खर्च करते हो तभी आप गरीब माने जाएंगे, यानी कि आप 27 रुपये से अधिक खर्च करते हो तो आप गरीब की श्रेणी में नहीं आएंगे। यह सुरेश तेंदुलकर समिति का रिपोर्ट है। अगर आप शहरी क्षेत्र में आवास कर रहे हो, शहरी क्षेत्र में आप निवास करते हो, तो वहां पर अगर आप प्रतिदिन 33 रुपया से कम खर्च करते हो तभी आप गरीब माने जाएंगे। अब आज के जमाने में आप सोचकर देखिए, अगर आप 2-3 टाइम चाय को पी लेंगे तो मतलब 27 रुपये और 33 रुपये आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यह पुराना रिपोर्ट है, 10-11 के आसपास यह जारी की गई थी। इसके अकॉर्डिंग 2009 से 10 के बीच में 29.8% लोग जो थे गरीब थे, 11-12 में घटकर यह लगभग 22% हो गया। ठीक है, यानी कि सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी अनुमान का डेटा हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आप ये सभी डेटा को अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि जितना डेटा आप लिखिएगा सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार वर्तमान में गरीबी अनुमान इतना है, अगर आप ऐसे रिपोर्ट के साथ आप डेटा देते हैं तो आपका आंसर ऑथेंटिक माना जाएगा और आपको अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में आप बेहतर मार्क्स प्राप्त करने की स्थिति में वहां पर होंगे। ठीक है,
अगला आइए रंगराजन समिति। देखिए रंगराजन समिति का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति अगर एक दिन में 32 रुपये से कम खर्च करता हो या एक महीने में 972 रुपये से कम खर्च करता हो तो वह गरीब माना जाएगा। यह ग्रामीण क्षेत्र का था। वहीं अगर शहरी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति प्रतिदिन अगर 47 रुपये से कम खर्च करता हो या प्रति माह 1407 रुपये से कम खर्च करता हो तो वह व्यक्ति गरीब माना जाएगा। यानी कि 33 रुपया और 48 रुपये खर्च करने वाले व्यक्ति गरीब की श्रेणी में नहीं आएंगे। यह भी डेटा आप लोग याद कर लीजिए, नोट्स में इसको आप लिख लीजिए। इसके अकॉर्डिंग 2009-10 में अगर देखा जाए तो भारत की 38% आबादी गरीब थी, वहीं 11-12 में लगभग 29.5% आबादी गरीब थी, जो कि कमी आई, घट गई। ठीक है, तो रंगराजन समिति के अनुसार यहां पर गरीबी अनुमान हमने डिस्कस किया। 3 कमेटी के रिपोर्ट को आधार बनाकर हमने गरीबी अनुमान यहां पर डिस्कस किया, जिनमें लकड़वाला समिति के अनुसार 1993-94, सुरेश तेंदुलकर के अनुसार 9-10 और 11-12 तथा रंगराजन समिति के अनुसार 9-10 और 11-12 में गरीबी का क्या डेटा है उसे हमने यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास किया है। तो गरीबी अनुमान से संबंधित यह रिपोर्ट डेटा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न का दूसरा सेक्शन क्या है, गरीबी के कारण को बताइए। हमने इंट्रोडक्शन में फर्स्ट सेंटेंस हमने लिखा और आपको बताया था कि मैं कारण में डिस्कस करूंगा कि गरीबी के लिए सामाजिक और आर्थिक कारण कैसे जिम्मेवार हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि गरीबी के कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण हैं। आप सभी भारत में रह रहे हैं, गांव घर में रह रहे हैं, आसपास की स्थिति से आप सभी अवगत होंगे कि कोई व्यक्ति गरीब क्यों है और भारत में गरीबी क्यों विद्यमान है। लेकिन मैं यहाँ पर कई सेक्शन में डिस्कस करूंगा। जैसे गरीबी का सबसे पहले हमने पॉइंट दिया है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में आप देखेंगे तो अधिकांश आबादी यहाँ पर कृषि पर निर्भर है और कृषि भी आप देखेंगे कि कई सारी समस्याओं से जूझ रही है। अब कृषि क्षेत्र में देखेंगे वह मानसून पर निर्भर है, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा की स्थिति रहती है। तो स्वाभाविक है कि अगर बाढ़ और सूखा की स्थिति आएगी तो फसल उत्पादन प्रभावित होगा और लोग किसान क्या है वह गरीब होंगे। दूसरा, कृषि में अगर आप देखेंगे परंपरागत तरीके से खेती की जा रही है। अभी भी वही स्थिति विद्यमान है कि हल और बैल लेकर आप खेत जोतने निकल गए। हाँ, कुछ क्षेत्र एडवांस है, पंजाब हरियाणा के किसान बिल्कुल एडवांस है, वहां पे ट्रैक्टर और कई सारे थ्रेशर वगैरह का यूज किया जा रहा है। लेकिन अभी भी जो बृहत आबादी किसानों की है वह कृषि पर निर्भर है और परंपरागत तरीके से खेती करने के लिए विवश है। क्यों? क्योंकि उनके पास उतनी इनकम नहीं है, उनके खेत का जोत का जो आकार है वह छोटा है, इतना मतलब छोटा है कि वह बड़े मशीनों का प्रयोग खेत में नहीं कर सकते हैं। औद्योगिक पिछड़ापन की स्थिति, आप सभी जानते हैं कि भारत में औद्योगिक पिछड़ेपन की क्या स्थिति है। भारत को छोड़िए, अगर आप विभिन्न राज्यों की तुलना करें तो एक तरफ आप गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु कर्नाटक बेंगलोर चेन्नई जैसे आप सिटीज की तुलना करिए, लखनऊ पटना जैसे सिटी से, रांची जैसे सिटी से आपको स्थिति कंपेयर करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर औद्योगिक पिछड़ेपन की स्थिति विद्यमान है और इसके कारण आय की असमानता विद्यमान है। अगर आय की असमानता विद्यमान होगी तो स्वाभाविक बात है कि गरीबी वहां पर तो विद्यमान होगी ना। अगला है बेरोजगारी, लोगों के पास रोजगार ही नहीं है। जब रोजगार नहीं होगा तो लोगों की इनकम, आय का सोर्स क्या होगा? स्वाभाविक है कि वह आबादी गरीब होगी। अगला है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में सबसे महत्वपूर्ण कारण है जनसंख्या वृद्धि। यहाँ पर उद्योग धंधों का अभाव है, अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है और जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जितने लोग अभी हैं उनको तो रोजगार मिल नहीं पा रहा है और नई आबादी अगर इमर्ज होती है, नए आबादी यहाँ पर जन्म लेते हैं तो उनको कहाँ से रोजगार मिल पाएगा? तो अगर जनसंख्या वृद्धि काफी तेजी से होगी तो स्वाभाविक है कि वहां पर गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं देखने को मिलेंगी। अगला है, देखिए कई भारतीयों का यह भी विश्वास होता है कि वे परिश्रम के बजाय एक भाग्य में विश्वास करते हैं। अरे मेरा भाग्य में लिखा हुआ है गरीब होना तो हम गरीब हैं। नहीं, अगर आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आप गरीबी की श्रेणी से बाहर आ सकते हैं। लेकिन क्या है, जो कम शिक्षित लोग हैं या अशिक्षित निरक्षर लोग हैं वे यह मानकर चलते हैं कि हमारे भाग्य में ही लिखा हुआ है कि हम गरीब रहेंगे, ईश्वर की इच्छा है कि हम गरीब रहें तो हम क्या कर सकते हैं। नहीं, आप बिल्कुल मेहनत करिए। तो यह है कि परिश्रम के बजाय भाग्य में विश्वास करना भी गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण है और यह एक मानसिकता बन चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे कि मानसिकता बन चुकी है कि वे भाग्य में विश्वास करते हैं कि भगवान चाह रहे हैं कि वह गरीब रहे। ठीक है, अगला है जाति व्यवस्था के कारण परंपरागत व्यवसाय। देखिए क्या होता है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में देखिएगा, अगर कोई
सोनार का लड़का है तो वह बिजनेस ही सोना जो उसका आभूषण का बिजनेस है उसी को वह संभालना चाहेगा। ठीक है, अगर कोई निम्न कैटेगरी से आता है, मेरा यहाँ पर उद्देश्य किसी की कास्ट को यहाँ पर प्रदर्शित करना नहीं है, आप लोग इसे अन्यथा नहीं लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई चमार जाति से आता है तो वह चाहता है कि हमारा जो बिजनेस चल रहा हो जूता चप्पल का वही बिजनेस चलता रहे, यानी कि वे जाति व्यवस्था के कारण उठ नहीं पाते हैं। ठीक है, वही सोच तक सीमित रह पाते हैं। ठीक है, इसके कारण वे गरीब बने रहते हैं लंबे समय तक। तो इन सभी मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए। नए नए तरीके को इनोवेशन के जरिए आपको रोजगार सृजन पर फोकस करना होगा। ठीक है, तो यहां पर ये डिस्कस किया। अगला है शैक्षणिक कारण। शैक्षणिक कारण में एक निरक्षरता बहुत बड़ा कारण है। उनको शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन सिर्फ शिक्षा दी जा रही है ताकि वे लिखना सीख सके। उनको व्यावसायिक शिक्षा आप प्रदान करिए, तभी जाकर जो गरीबी की समस्या है वह दूर हो पाएगी या फिर बेरोजगारी की समस्या दूर हो पाएगी। परंपरागत कृषि हमने वहां पर डिस्कस कर लिया। अगला है राजनीतिक कारण। देखिए, राजनीतिक कारण सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे 1 नंबर पर लिखिएगा राजनीतिक कारण, 2 नंबर पर आर्थिक कारण, 3 नंबर पर सामाजिक कारण, 4 नंबर पर शैक्षणिक कारण और अन्य जो पॉइंट मिलेंगे उसको अन्य पॉइंट के रूप में आप वहां पे लिखेंगे। राजनीतिक कारण में आप जानते हैं कि भारत जो है लंबे समय तक ब्रिटिश उपनिवेश का शिकार रहा है, और जब ब्रिटेन यहां पे शासन कर रहे थे तो आप देखते थे कि किस प्रकार से यहां से धन का प्रवाह ब्रिटेन की ओर चला जा रहा था। यहां की जो धन था वो ब्रिटेन अपनी तरफ खींचता चला जा रहा था, और स्थिति यह उत्पन्न हो गई कि जब भारत को आजादी प्राप्त हुई थी तो जो पहले भारत जो था सोने का चिड़िया के नाम से कहा जाता था, वह आजादी के समय एक कंगाल देश के रूप में सामने आया। गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता जैसी समस्याएं विद्यमान थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि यह लंबे समय तक इसे प्रभावित करेगा। दूसरा कारण है कि यहां पर आप पॉलिटिक्स देखेंगे तो विकास आधारित राजनीति के बजाय कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ज्यादा किया जाता है। यहां के जो राजनेता हैं वे कास्ट फैक्टर के आधार पर अपनी पॉलिटिक्स करने पर ध्यान देते हैं। नई नई विकास योजनाएं पर उनको ध्यान देना चाहिए। वे उन्हीं योजनाओं पर फोकस करेंगे ताकि उनकी वोट बैंक जो है पूरी तरीके से मजबूत हो सके। तो एक बहुत बड़ा कारण है कि विकास के बजाय जाति आधारित राजनीति पर फोकस किया जाता है। अब बिहार, यूपी के संदर्भ में इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगला है स्वरोजगार की भावना का अभाव। यहाँ एक मानसिकता बन चुकी है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप बिहार, यूपी, झारखंड साइड से हैं, हिंदी बेल्ट जिसे कहा जाता है, तो यहां पर एक मानसिकता बन चुकी है कि सरकारी नौकरी को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में। यहां पर इनोवेटिव आइडियाज कोई अगर स्वरोजगार की भावना से काम कर रहा हो या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो यहां पर उतनी तवज्जो उनको नहीं दी जाती है। ठीक है, इसके कारण क्या है, उनमें नागरिकों में स्वरोजगार की भावना विकसित नहीं हो पाती है। जबकि आप वर्तमान समय में देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर भी कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट सेक्टर की तरह हर एक सुविधा प्रोवाइड करा रही है और गवर्नमेंट सेक्टर से बेहतर काम कर रही है। तो आपको इनोवेशन के जरिए, स्वरोजगार की भावना के जरिए काम करना होगा। और ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रवृत्ति बनी हुई है कि सरकारी नौकरी करना अनिवार्य है, ठीक है, और उनको श्रेष्ठ स्थिति से देखा जाता है, तो यह जो भावना बनी हुई है उस मानसिकता को हमें तोड़ना होगा, तभी जाकर गरीबी दूर हो पाएगी, क्योंकि यह गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। तो गरीबी के कारण को भी हमने कई पॉइंट के माध्यम से यहां पर डिस्कस किया है। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। प्रश्न का तीसरा सेक्शन है कि भारत सरकार के द्वारा गरीबी दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। आपने एनसीईआरटी बुक जो पीडीएफ हमने ग्रुप पे भेजा है, अगर उस पीडीएफ को आपने पढ़ा होगा तो स्पष्ट रूप से एक हेडिंग दिया हुआ है, निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। वहां से हमने देखिए एक पैराग्राफ को नोट किया, बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। आप निर्धनता निरोधी कार्यक्रम के अंतर्गत पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से वहां पर लिखा हुआ है कि निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। आजादी से अभी तक हर एक सरकार ने प्रयास किया है कि गरीबी कम हो, गरीबी को दूर किया जा सके। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर 2 कार्यक्रमों पर निर्भर है। यानी कि सरकार मुख्यतः 2 तरीके से निर्धनता निरोधी कार्यक्रम पर फोकस कर रही है। कैसे, कौन से वे 2 तरीके हैं? ये दोनों तरीके एनसीईआरटी में इसकी चर्चा की गई है। पहला तरीका है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन। सरकार की कोशिश है कि लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जाए। और वर्तमान समय अगर आप इकोनॉमिक सर्वे भारत का देखेंगे, 22-23 का इकोनॉमिक सर्वे का डेटा, तो उसके अनुसार लगभग 1,97,000 पर कैपिटा इनकम भारतीयों की हो चुकी है। अगर आप बिहार की प्रति व्यक्ति आय देखेंगे तो लगभग 53 से 54,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है, भारत की तुलना में 1/3। ठीक है, लेकिन विगत आप देखेंगे कि 60-70 वर्षों में इसमें काफी ज्यादा वृद्धि हुई है, चाहे वह बिहार की या फिर भारत को। तो सरकार फोकस कर रही है प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने को लेकर।
अगला है रोजगार सृजन पर भी सरकार फोकस कर रही है, रोजगार सृजन पर वृद्धि की ओर सरकार ध्यान दे रही है। नए सरकार स्कीम लॉन्च कर रही है ताकि उनको रोजगार प्रदान किया जा सके, और जब रोजगार प्रदान करेगी तो इससे लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ेगी तो उनका जीवन स्तर ऊपर आएगा, और लोगों की जीवन स्तर ऊपर आने से प्रति व्यक्ति आय और कई तरह की समस्याएं, गरीबी बेरोजगारी जो समस्याएं हैं वह दूर हो पाएंगी। ठीक है, तो पहला तो यह हो गया। दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। सरकार जो है वह उन महत्वपूर्ण सेक्शन को टारगेट कर रही है जो गरीबी से जूझ रहे हैं, और उनको टारगेट करके कई सारे स्कीम को सरकार के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। लक्षित समूहों को ध्यान में रखकर विभिन्न योजनाओं का निर्माण। कौन कौन योजनाएं, आइए कुछ महत्वपूर्ण स्कीम को डिस्कस करते हैं। यहां पर बिहार और भारत सरकार का देखिए, चूंकि आप बीपीएससी मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, तो भारत सरकार का अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत सरकार क्या काम कर रही है, तो भारत सरकार का काम लिखिए, लेकिन एक दो पॉइंट आप लास्ट में बिहार का भी ऐड कर दीजिए ताकि एग्जामिनर को लगे कि इसे बिहार की जानकारी है, क्योंकि बिहार भी तो भारत का अंग है ना। अगर बिहार सरकार गरीबी दूर करने के लिए कोई स्कीम लाई है तो स्वाभाविक सी बात है कि बिहार में अगर गरीबी कम होगी तो वह तो भारत में भी तो गरीबी कम होगी ना, तो आप बिहार को भी ऐड अवश्य करिए। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा कार्यक्रम। आप जानते हैं कि मनरेगा कार्यक्रम जो कि 2005 ईस्वी में आया था, मनरेगा कार्यक्रम के जरिए वर्ष में 100 दिन तक प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार प्रदान किया जाता है और उनको मिनिमम राशि प्रोवाइड कराई जाती है। इससे कहीं ना कहीं गरीबी की समस्या दूर होगी, क्योंकि उनके पास आय का एक स्रोत उनका बन गया और इससे वे जीवन स्तर को बेहतर कर पाएंगे। अगला है अंत्योदय योजना के जरिए सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को प्रति परिवार 35 किलो अनाज मुहैया करा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन ताकि उनको खाना बनाने जैसी समस्याओं से निपटना पड़े और वो गरीबी की रेखा से ऊपर आ सकें। गरीब परिवारों को 15 से 35 वर्षों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। देखिए यह महत्वपूर्ण स्कीम है, आप इसे जरूर मेंशन करें क्योंकि स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है, और अगर भारतीय स्किल्ड हो जाएंगे, पूरी तरीके से वे प्रशिक्षित हो जाएंगे, तो वे अपने दुकान, छोटे छोटे बिजनेस के जरिए भी अपनी रोजी रोटी आजीविका का काम कर सकते हैं। अगला है 2013 में खाद्य सुरक्षा योजना। भारत में लगभग 66% यानी कि 2/3 आबादी को भारत सरकार जो है क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के दर से चावल, गेहूं और मोटे अनाज प्रोवाइड कराने का काम कर रही है। इसे हमने कल डिटेल रूप में डिस्कस किया था खाद्य सुरक्षा टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, अगला पॉइंट है नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम। आप नाम सुने होंगे, नीति आयोग के द्वारा कई जिलों को चिन्हित किया गया है जो पिछड़े हैं, और वहां पर स्पेशली फोकस किया जा रहा है, बजट एलोकेट किया जा रहा है, बजट आवंटित किया जा रहा है, और वहां पर स्वास्थ्य स्थिति सुधारने पर फोकस किया जा रहा है, उनकी पोषण की स्थिति को सुधारने पर फोकस किया जा रहा है, वहां पर शिक्षा की स्थिति को सुधारने पर फोकस किया जा रहा है, यानी कि सामाजिक विकास से संबंधित जो भी पहलू होते हैं उन पर मुख्य रूप से फोकस किया जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि उन क्षेत्रों में गरीबी की समस्या धीरे धीरे कम होगी। अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसे कल भी हमने डिस्कस किया था। भारत सरकार जो है वह लगभग 80 करोड़ नागरिकों को 5 किलो गेहूं या अनाज प्रोवाइड करा रही है, गेहूं या चावल प्रोवाइड करा रही है लगभग 80 करोड़ आबादी को। तो इससे भी गरीबी की समस्या दूर होगी, और जो गरीब जिन्हें भूखे पेट सोना पड़ता है वह समस्या दूर होगी। अगला है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य बेसिकली जो पारंपरिक व्यवसायिक हैं, चाहे वह शिल्पकार हो, कुम्हार हो, बढ़ई हो, सोनार हो, जो पारंपरिक व्यवसायिक हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको संरक्षण दिया जा सके। सरकार उनको लोन प्रोवाइड कराने की दिशा में काम कर रही है ताकि वे अपनी आजीविका का संचालन कर सकें। तो गरीबी दूर करने में ऐसे कई सारे स्कीम, आप प्रधानमंत्री जनधन योजना को भी यहाँ पर शामिल करिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशन होती है, हर एक स्कीम को यहाँ पर नहीं लिखा जा सकता, लेकिन अगर आप सिर्फ पॉइंट में लिखते हैं तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को शामिल करिए। वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री महिला सम्मान बचत योजना हाल ही में लॉन्च किया गया, उसे आप शामिल करें। कई सारे स्कीम है जिसे आप यहाँ पे लिस्टिंग कर सकते हैं। अगला है, देखिए हमने एक पॉइंट में लिख दिया बिहार सरकार का 7 निश्चय कार्यक्रम। जैसे
महिलाओं को रोजगार प्रोवाइड किया जा रहा है इसके तहत, बिहार के युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है इसके तहत, है ना। नौकरियों में आरक्षण दी जा रही है महिलाओं को, सिविल सहायता प्रोत्साहन योजना प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो बीपीएससी और यूपीएससी प्रीलिम्स पास कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों को, ताकि वे मेंस की तैयारी करके अपनी आगे की तैयारी करके वे सेलेक्ट हो सके और अपनी गरीबी की समस्या से उबर सके। ठीक है, तो यह है 7 निश्चय। उद्यमी योजना के तहत स्वरोजगार की भावना के लिए उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए उन्हें प्रोवाइड कराई जा रही है, 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में और 5 लाख रुपए ऋण के रूप में, लेकिन महिलाओं पर ऋण पर कोई ब्याज दर नहीं ली जाती है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे स्कीम चलाई जा रही है। ग्राम परिवहन योजना है बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, अब तो कई सारे स्टार्टअप स्कीम आ गया है, इथेनॉल नीति आ गया है, तो कई सारे स्कीम बिहार सरकार में लॉन्च किया जा रहा है जो कि गरीबी दूर करने से संबंधित है। तो यहाँ पर प्रश्न का 3 सेक्शन जो है यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, प्रश्न का अंतिम सेक्शन है बहुआयामी गरीबी विकास सूचकांक में भारत की स्थिति का उल्लेख करें। ठीक है, तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं और इसके बाद कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। हाल ही में यूएनडीपी का क्या मतलब हुआ? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास योजना, यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीब और मानव विकास पहल के द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया गया है। यह 3 संकेत के आधार पर जारी किए जाते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, रोजगार। ये सब महत्वपूर्ण संकेतक है। ठीक है, एक संकेतक के अंतर्गत कई सारे और भी इसमें पहलू जुड़े होते हैं। इस रिपोर्ट में यह उल्लेखित किया गया है कि भारत में अभी भी 230 मिलियन से अधिक लोग गरीब हैं, यानी कि अभी भी 230 मिलियन से अधिक लोग जो हैं वे गरीब हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2005-06 से 19-21 के बीच लगभग 415 मिलियन भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं, यानी कि लगभग 41 करोड़ लोग हैं वह गरीबी से बाहर आए हैं 2005-06 से लेकर 19-21 के बीच में। ठीक है, 2005 में जहां गरीबी 55% थी, वहीं 2019-21 में यह गरीबी घटकर 16.4% हो गई। और अभी कितने गरीबी रह रहे हैं? गरीबी यहाँ पर 230 मिलियन प्लस। भारत ने रिपोर्ट में तीनों संकेतकों, कौन कौन 3 संकेतक? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इन तीनों संकेतकों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। बहुआयामी रूप से गरीब और पोषण से वंचित लोगों का प्रतिशत 2005-06 में 44.3% थी, जो कि 19-21 में घटकर 11.8% हो गया है। अगर बाल मृत्यु दर देखा जाए तो 4.5% से घटकर 1.5% तक बाल मृत्यु दर रह चुका है। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है, इसके अंतर्गत गरीबी में भारत ने किस प्रकार से प्रगति की है। लगभग 41 करोड़ जो आबादी है गरीबी से रेखा से बाहर आई है। जो 2005-06 में 55% आबादी गरीब थी, वह अब 16.5% तक घटकर आ गई है। बाल मृत्यु दर 4.5% से 1.5%। वहीं पोषण और गरीबी से वंचित लोगों का प्रतिशत 44.5% से घटकर 11-12% तक आ गई है। यानी कि यह रिपोर्ट जो है भारत के लिए कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संदेश है कि भारत सरकार के द्वारा जो भी यहाँ पर निर्धनता निरोधी कार्यक्रम जो हमने डिस्कस किया, ऊपर में कई सारे स्कीम लॉन्च किए गए हैं, उसके कारण भारत जो है गरीबी दूर करने में सक्षम रहा है। निष्कर्षता, अब हम लोग निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे क्योंकि प्रश्न के सारे डायमेंशन को हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। निष्कर्षता स्पष्ट है कि सरकार के द्वारा निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों का सकारात्मक परिणाम बहुआयामी गरीबी विकास सूचकांक में प्रदर्शित की गई है। और सकारात्मक परिणाम हमने देखा कि किस प्रकार से गरीबी में गिरावट आई है, बाल मृत्यु दर में गिरावट आई है और पोषण स्तर में भी गिरावट आई है। भारत एवं बिहार सरकार गरीबी दूर करने को लेकर निरंतर प्रयासरत है और कोशिश कर रही है कि वर्ष 2030 ईस्वी तक एसडीजी लक्ष्य जो 1 है, जीरो पॉवर्टी, शून्य गरीबी या फिर जीरो पॉवर्टी, उसको प्राप्त किया जा सके। तो इस प्रकार से आंसर यहाँ पर फिनिश हो चुका है। ठीक है, उम्मीद है कि यह मॉडल आंसर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित हो रही होगी। फिर भी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन रह गया हो, कोई समस्या आपको हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। आपकी हर एक समस्या का निराकरण टीम ISPCS सेंटर के द्वारा कर दिया जाएगा। अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आग्रह करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPCS सेंटर पर आप लोग जुड़ जाएं, ताकि वहां पर बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से संबंधित जो भी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं, उसे आप भी लाभान्वित होकर बीपीएससी में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।